नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर 2025, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 डे सेशन है, वो है हमारा सीडीपी का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 21 है बाय शिवानी सिंह। मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है ये आपकी। सो आपको क्या करना है, बस लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना है, ठीक है ना। चलिए, और मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाऊंगी और यहाँ पे 4 ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की जो गति है ये क्या है। देखो, बाल विकास की गति यहाँ पे बात करें, एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है, या फिर में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और यह अव्यवस्थित होती है, या फिर एक समान मानकीय और कुछ हद तक जो है नियोजित और क्रमानुसार होते हैं, या फिर में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और यह कुछ हद तक नियोजित और क्रमानुसार होती है, ठीक है ना। तो भैया ये बताना है बाल विकास की जो गति होती है कैसी होती है। देखो, अगर हम बाल विकास की गति की बात करते हैं तो गति देखो, विकास जो होता है आपका माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होता है और जो है गर्भधारण से स्टार्ट होके जो है लास्ट तक चलता है, मृत्यु तक, जबकि आपकी डेथ नहीं हो जाती जब तक, ठीक है ना। इतनी चीज़ है। अब विकास की बात करते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से बाह्य की ओर होता है। और विकास, अगर हम विकास की बात करें, कभी भी विकास जो है जितने भी संसार में बच्चे हैं, बंदे हैं, इक्वल नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एक समान मानकर अव्यवस्थित होती है। तो क्या सभी बच्चों में एक समान ही यहाँ पे, कि कुछ बच्चे अमेरिका के हैं, जापान के, रूस के, इंडिया के, क्या सभी बच्चों में समान ही यहाँ पे विकास होगा? नो। या फिर हम बात करें कुछ हद तक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होते हैं, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो ये भी गलत है, और यहाँ पर ये भी गलत है कि में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और यह अव्यवस्थित होती है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो 4 अवस्थाएं होती है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की जो है, और फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है ना। तो भैया आपको पता है कि प्रत्येक जो अवस्था होती है उसमें बच्चे का विकास अलग अलग होता है। शेषावस्था में बहुत फास्ट होता है, बाल्यावस्था में फिर धीमा होता है, और किशोरावस्था में फिर फास्ट होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप समझ आ गया होगा कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेस्ट एकदम। यहाँ पे किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुख है? बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती है बजाय सूक्ष्म गति के। यहाँ पर जो आपकी मोटर स्किल्स होती है, मोटर स्किल्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्थूल गति और एक होती है सूक्ष्म गति। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। देखो, जो स्थूल गति होती है, स्थूल गति में जो कार्य होता है वो हमारी पूरी बॉडी से होता है, बड़ा कार्य जो हम कहते हैं वो करते हैं, ठीक है, वो होता है स्थूल गति। और सूक्ष्म गति में हम छोटे कार्य करते हैं। अब जो स्थूल गति है, जो मैंने बताया कि स्थूल गति में बड़े कार्य करते हैं, मानो कि हम तैर रहे हैं और भाग रहे हैं। देखो, जब हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी हिलती है। जब हम पानी में तैरते हैं तो हाथ पैर ऐसे यूं, पूरा सिर भी, गर्दन भी, पीठ भी, पेट भी, सारी चीज़ें यहाँ पर हिलती है, सिर भी, ठीक है ना, सभी चीज़ें, वो स्थूल गति में आएगा। सूक्ष्म गति के अंतर्गत वो एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें कि ओनली हमारी बॉडी का 1-2 पार्ट ही कार्य करता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे सुई में धागा पिरो रहे हैं तो बस उंगली से पिरो रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से, शांत है, और बॉडी पार्ट्स हमारे बस एक उंगली, फिंगर कार्य कर रही है, और जैसे बटन लगा रहे हैं, या फिर हम छोटा कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती है बजाय सूक्ष्म गति के कार्य के बजाय। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, तो स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती है बजाय सूक्ष्म गति, क्या? शेषावस्था यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है जी। शेषावस्था क्या होगा? स्थूल बच्चों की क्रियाकलाप प्रमुखता है बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। सूक्ष्म गति जो है कार्य आपका शेषावस्था इसके अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है वो क्या कहलाती है? सजनता और संवर्धन है, सामाजिकरण है, स्थगित अनुकरण है, ठीक है जी। तो वो भैया जी यहाँ पे क्या कहलाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया।
ओके तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, ठीक है, ये बताना है। वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की प्रक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया को सीखती है, यह क्या कहलाती है। हम रोज अपने सामाजिक, देखो हम अपने समाज में उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, बुरी बातें सीखते हैं, सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली अपने समाज से सीखते हैं और हम अपने समाज में रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम समाज के साथ में घुल मिलकर सीखेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पर ये हमारा होगा सामाजिकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी, चलो भैया आगे बढ़े। नेक्स्ट है, देखो जीन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव का समन्वय करके दुनिया की खोज करता है। संवेदी अनुभव का समन्वय करके, यानी कि जीन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। एक संवेदी गामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त यहाँ पर, फिर अमूर्त। इस तरह से संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की होती है, और ये 7 से 11 साल की होती है, और ये अवस्था 11 से प्लस 18 साल की आपकी मानी जाती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है भैया। तो अब यहाँ पर देखो मैं बताना है, जब बच्चे शिशु जो है संवेदी अनुभव का समन्वय करके सीखते हैं। संवेदी अनुभव यानी कि 0 से जब 2 साल तक के बीच के बच्चे होते हैं, तो उस समय बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। बहुत कहते हैं ना, अपने पेरेंट्स को देख करके, अपनी फैमिली को देख कर चीज़ें सीखते हैं, हल्की फुल्की चीज़ें। ओके, तो इस तरह से थोड़ा बहुत बोलना कि जो है पापा, मम्मा, बाबा, दादी, इस तरह से छोटे छोटे से शब्दों का उच्चारण करना वर्णों का, तो ये आपका संवेदी गामक अवस्था की कैटेगरी होगी। ठीक है। जीन प्याजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो जानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है, ये बहुत बढ़िया है। बहुत देखो, जैसे कि जब हम जा रहे होते हैं, ये मिनिमम हमारी स्टेज होती है बाल्यावस्था के टाइम की। मानो कि हम सड़क पे जा रहे हैं, या तो हम बाइक पे जा रहे हैं, या फिर हम बस में जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अब देखो चल क्या रही है, चल पेड़ पौधे नहीं रही हैं, चल हमारी गाड़ी रही है। और जब हमारी गाड़ी चलती है तो हम कहते हैं देखो हमारे साथ साथ में ये पेड़ पौधे भी चल रहे, देखो ये पेड़ हमारे साथ साथ में चल रहे हैं। तो ये सोच हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो स्थिर है, हम अस्थिर है, हम चल रहे हैं। वो यहाँ पर होगी कि आपकी जीववादी सोच। कह रहे हैं कि जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा कहता है कि कार सजीव है, कार क्योंकि चलती है इसलिए वो सजीव है। ओके, उसे भी सजीव और निर्जीव में डिफरेंस नहीं पता, वो हमारी जीववादी सोच है। मानो हमने एक लड़की को, एक छोटी बालक को, छोटी सी बच्ची को हमने गुड़िया खेलने के लिए दी। अब गुड़िया की अगर गर्दन टूट गई, हाथ टूट गया, तो वो क्या कहती है, बता बच्ची क्या कहती है, कहती है मम्मा देखो तो गुड्डी की इस गुड़िया की गर्दन टूट गई है, या फिर ये हो गया है, प्लीज़ जल्दी से आके इसकी गर्दन को जोड़ो, डॉक्टर को बुलाओ, उसको दर्द हो रहा है। उसे नहीं पता कि ये यहाँ पे निर्जीव वस्तु है। वो अपने की तरह ही मानती है कि जैसे मुझे चोट लगती है वैसे ही मेरी गुड़िया को भी चोट लगी है भैया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। देखो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है भैया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह होना, या फिर यह महसूस करना कि अपने कानून और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, फिर यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता होनी चाहिए, अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता होनी चाहिए ये कि अगर समाज में आप गलत कार्य करेंगे तो बिल्कुल आपको सजा दंड दिया जाएगा। ये नियम आपको पता होने चाहिए, और आपके रग रग में हर समय आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं तो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैंने ज़्यादा यहाँ पे भैया ऐसा होता है कि कभी कभी झगड़े में, बोलचाल में किसी का मर्डर हो जाता है, या फिर खुद अपना हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यह है, विश्वास करना चाहिए कि व्यक्तियों की सामाजिक कानून आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को
उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में हेल्प करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग करता है। देखो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि मानो कि यहाँ पे टीचर है या फिर कोई उसका सहयोगी है, ओके, और हमने बच्चे को कुछ भी कार्य करने के लिए दिया है और बच्चे को थोड़ी भी समस्या हो रही है, अगर बच्चे को थोड़ी समस्या हो रही है यहाँ पर, तो फिर आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। मानो आपने बच्चे को कुछ भी करने के लिए थोड़ा यहाँ पे सम्स दिया मैथ्स में, ठीक है, और अब बच्चे को वो सॉल्व करते वक्त क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है भैया, सॉल्व करते वक्त उसे दिक्कत हो रही है, तो तब एक टीचर्स का क्या दायित्व है कि उस बच्चे की क्या करना, कमियों की पहचान करना, निदान देना और हल्का उसे जो है संकेत देना, यानी कि पार्ड, इसके फोल्डिंग कहलाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। अनुकरण जीन पियाजे का शब्द है और अनुकूलन भी, और अनुबंधन स्किनर और पावलोव ये अनुबंधन की बातें करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि विकास क्या है। तो लेवाइगोस्की ने क्या प्रतिपादित किया, विकास क्या है, सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सारे ऑप्शन आपको सही से दिख रहे हैं। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है कि विकास क्या है, सीखने का पर्याय है, सीखने से स्वतंत्र होता है, पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कह रहे हैं सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता, इसको सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो विकास यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। देखो वाइगोत्स्की साहब तो समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई बातें करते हैं। वाइगोत्स्की साहब तो यही कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, अपने समाज में, अपनी संस्कृति में ढल कर के चीज़ें वो सीखता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि संस्कृति कारकों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसका सीखना स्वतंत्र होगा, सीखने का पर्याय है, बल्कि डी ऑप्शन राइट है कि सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता विकास को। विकास और समाज ये सब एक हमारे जीवन के एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए एक पहलू है ये यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है ये बताना है। स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त जो है कर पाए, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। सो बेस्ट यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप क्या नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, इसलिए आंसर भी हमें अपना निगेटिव ही चूज यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अभी देखो अगर हम बाल केंद्रित की बात करते हैं तो बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चे को सेंटर में रखकर, ओके, तब यहाँ पर हम शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, बच्चा सेंटर में होगा, उसी के आधार पर हम शिक्षा उसे प्रोवाइड कराएंगे, तो ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पर, ओके। तो अब बाल केंद्रित शिक्षा के शिक्षण के क्या अनुरूप नहीं होने चाहिए ये बताना है। क्या स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाओ, बिल्कुल सही बात है, आप स्कूल को बच्चों के अनुकूल बनाओ, उनके परिवेश से जुड़ती हुई चीजें बनाओ, भयमुक्त वातावरण बनाओ, हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, सही बात है। कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करो, या फिर विद्यार्थियों के ज्ञान को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। निष्क्रिय यानी कि निगेटिविटी फैलाना और निगेटिव तरीके से बच्चे को सिखाना और सीखना, ये क्या होगा, गलत होगा, और यही हमारा क्या है, गलत आंसर्स होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और संगीतमय बुद्धि। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे हावर गार्डनर का, ठीक है, और हावर गार्डनर ने सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। हावर गार्डनर साहब जी क्या कहते हैं कि सभी प्रत्येक जो व्यक्ति है उनमें डिफरेंट बुद्धि होती है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, ओके। कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल होता है, किसी बच्चे का मैथ्स बहुत परफेक्ट होता है, कोई बच्चा बोलने में परफेक्ट होता है। अब जो वकील बनते हैं वो बोलते हैं तभी तो वकील बनते हैं, और कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में परफेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे सिंगर बनने में परफेक्ट होते हैं, ओके। इस तरह से कुछ बच्चे अपनी भावनाओं को, दशाओं को समझने में परफेक्ट होते हैं, और कुछ बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझने में परफेक्ट होते हैं। सो यहाँ पर बताना है पढ़ने और लिखने, कहानी सुनाने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति आमतौर पर कहानी कहना, सुनाना, कविता सुनाना
अलग अलग चुटकुले बनाना, इसमें परफेक्ट जो होगा वो है क्या, भाषाई बुद्धिमत्ता। जैसे कि हम कहीं कवि भी इसी के अंतर्गत आएगा, जो कवि हैं बनाते हैं यहाँ पे किस तरह की पोएम्स, कहानियाँ, स्टोरी, पोएम्स, ठीक है, ये सारी, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका भाषाई बुद्धिमत्ता। भैया जब तक लैंग्वेज हमारे अंदर परिपक्व नहीं होगी तो फिर हम चीज़ें कैसे सीख पाएंगे और कैसे सिखा पाएंगे, समझे ना आप। तो फ्रेंड्स अब यहीं पर हमारी लास्ट क्वेरी है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो फटाफट सभी चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।